हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे हैं। उसमें हमने प्रश्न नंबर 5 तक पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये हमें 4 रासायनिक समीकरण दी गई है, इनको हमें संतुलित करके लिखना है। तो ये देखिए, ये रासायनिक समीकरण मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उत्पाद बन रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट और जल। तो इसमें देखिए, हमें इनके परमाणु बराबर करने हैं हर एक तत्व के। तो हाइड्रोजन इधर 1 और इधर 2, तो 2 और 1 कितने हुए? 3 हुए। अभिकारक में हाइड्रोजन 3 है। इधर हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 2 ही हैं। तो इधर 3 इधर 2, मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 और 2 को मैं 4 पर कर सकता हूं, 4 पर संतुलित कर सकता हूं। इधर भी मैं 4 हाइड्रोजन कर दूं, इधर भी 4 हाइड्रोजन कर दूं। देखिए कैसे, इधर मैं 1 हाइड्रोजन अगर बढ़ा दूं, ये मैंने 1 हाइड्रोजन बढ़ाया, और इधर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। इधर कितने हुए? 2 और 2 4। तो इधर यहां पर भी मैं 2 की गुणा कर दूं तो संतुलित हो गए। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए। अब और देखिए, नाइट्रोजन इधर 2 इधर भी 2, संतुलित है। ऑक्सीजन 2 तिया 6 और 6 2 8, क्योंकि 3 और 3 है और इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 ऑक्सीजन तो इधर है, और ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है और 2 ऑक्सीजन ये है। 6 और 2 8 ऑक्सीजन। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 8 है। उत्पाद में देखिए, उत्पाद में कितनी है? 3 दूनी 6 और 2 ऑक्सीजन ये, तो 8, ये भी संतुलित हो गई। तो देखिए, हाइड्रोजन को मैंने संतुलित किया, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गए, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गए। बाकी बचा कैल्शियम। कैल्शियम इधर 1 इधर भी 1, बाकी सब संतुलित हैं। तो ये देखिए, 2HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल 2 और प्लस 2H2O, ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। दूसरी देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उत्पाद बने सोडियम सल्फेट Na2SO4 और जल H2O। इधर Na1 इधर Na2, इसे संतुलित करना है। बाकी ऑक्सीजन इधर 1 और 4, कितना हुए? 5 ऑक्सीजन इधर है, 4 और 1 5, 5 ऑक्सीजन इधर है, ये तो संतुलित है। हाइड्रोजन इधर 1 और 2, 3 हाइड्रोजन इधर है। इधर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। सल्फर इधर भी 1 इधर भी 1। तो देखिए, यहां पर सोडियम 2 है, इधर 1 है। इधर मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, सोडियम 2 हो गए। लेकिन इसके साथ कुछ बदला हुआ, सोडियम 2, ये तो हो गया। ऑक्सीजन बढ़ गए, ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गए, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 4 5। तो मैं क्या करूं? इधर 1 ऑक्सीजन बढ़ा दूं, 2 से गुणा कर दी, 1 की जगह पर 2 ऑक्सीजन कर दिए, 6 हो गए। अब देखिए, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गए, ये भी संतुलित। हाइड्रोजन 2 और 4 6, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ये मैंने इधर गलत जोड़ दिया। इधर हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, और इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4। Na भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित, हाइड्रोजन भी संतुलित। बाकी बचा सल्फर इधर 1 इधर भी 1 ही है, और ऑक्सीजन तो पहले ही संतुलित कर दिया। तो ये इसकी संतुलित समीकरण होगी। अब ये वाली तीसरी समीकरण देखिए, इसमें सोडियम इधर 1 इधर भी सोडियम 1 संतुलित है। क्लोरीन इधर 1 इधर भी क्लोरीन 1 संतुलित है। Ag इधर 1 इधर भी 1 संतुलित है। NO3 इधर 1 NO3 इधर 1 संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो ये देखिए, बेरियम इधर 1 इधर भी 1 संतुलित है। क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूं, संतुलित हो गई। इधर भी क्लोरीन 2 इधर भी क्लोरीन 2। हाइड्रोजन इधर 2 इधर भी 2 संतुलित है। SO4 क्या होता है? सल्फेट, पूरा लेते हैं इसे, तो SO4 इधर 1 इधर भी 1 संतुलित है, या अलग अलग ले दीजिए। सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 सबके सब संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हमें नीचे अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, 4 हमें पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए, हमारे पास 7th क्वेश्चन है, 7th का ए पार्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पाद क्या बन रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और हमारे पास
जल बन रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और एक OH के ऊपर -1 चार्ज होता है। कुछ इस तरीके से, जैसे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज इसके ऊपर और एक OH के ऊपर -1 चार्ज। तो +2 को इधर भी तो मुझे -2 चाहिए, तो इसमें माइनस में मैं 2 से गुणा कर देता हूं। तो OH पे मैंने होल ट्वाइस लगा दिया। एक कैल्शियम के साथ 2 OH जुड़ते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 होता ही है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3। ऐसा क्यों? एक कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज और एक CO3 के ऊपर -2 चार्ज। तो एक कैल्शियम के साथ एक CO3 कार्बोनेट जुड़ता है। तो CaCO3 प्लस जल H2O, ये हमने लिख दिया। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इधर कैल्शियम 1, इधर भी उत्पाद में भी कैल्शियम 1, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन इधर भी 1, कार्बन इधर भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 तो ये और 2 ये, 4 ऑक्सीजन। इधर 3 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन संतुलित है पहले से ही। हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, तो ये तो संतुलित रिएक्शन है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। तो बी देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। सिंपल है। उत्पाद क्या बन रहे हैं? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला जिंक NO3 का होल ट्वाइस। इसका सूत्र आपको याद रखना है जिंक नाइट्रेट का। और हमारा क्या बन रहा है? सिल्वर बन रहा है, यानी Ag। ठीक है। अब देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। इधर जिंक 1, इधर भी जिंक 1, कोई दिक्कत नहीं। Ag 1, इधर भी Ag 1, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन NO3 इधर 1, NO3 पूरा लेंगे नाइट्रेट, और NO3 इधर 2, तो इधर भी तो 2 करने पड़ेंगे। तो ये मैंने इधर 2 से गुणा कर दी, कोई दिक्कत नहीं। NO3 इधर 2 हो गए, इधर भी 2। अब दिक्कत क्या हुई? Ag इधर 2 हो गए, इधर 1 ही है, तो क्या करूं मैं? 2 से गुणा कर दूं, हो गया। ये तो पूरी संतुलित हो गई। जिंक 1, जिंक 1, Ag इधर 2, इधर भी 2, NO3 इधर 2, NO3 इधर भी 2। संतुलित रिएक्शन है, अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए सी वाला पार्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम आपको पता है Al, और कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2। ये इसका सूत्र आपको याद रखना है। हमारे उत्पाद क्या बन रहे हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो इसके साथ 3 क्लोराइड के आयन जुड़ेंगे, 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। प्लस कॉपर, कॉपर का आपको पता है Cu। देख लेते हैं, एल्यूमिनियम इधर 1, इधर 1, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर इधर 1, इधर 1, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोरीन में दिक्कत आ गई। क्लोरीन इधर 2, इधर 3। अब 2 और 3 को कैसे हम वो करें? इधर मैं अगर 2 से गुणा कर दूं तो 4 हो जाएंगे। इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई तरीका नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 6, और इधर 3 से गुणा कर दूं तो 6। इधर मैंने 2 से क्यों नहीं गुणा की? क्योंकि इसको 4 करना मुमकिन नहीं है क्लोरीन को। इसलिए मुझे, आपको पता है 2 और 3 कहां पर जाकर मिलेंगे? 6 पर जाकर मिलेंगे। अब तो ये क्या हुआ? मैंने इधर 3 से गुणा कर दी, इधर 2 से गुणा कर दी। अब कॉपर इधर 3 हो गए, तो कॉपर यहां पर भी 3 करने पड़ेंगे। अब 3 कॉपर, 3 कॉपर, क्लोरीन 3 दूनी 6, 2 तिया 6। लेकिन एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो इस तरीके से डायरेक्ट तरीके से हम इनको संतुलित करते हैं। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको एकदम आसान लगने लगेंगे कैसे करना है। तो आप देखिए, ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। डी देखिए, इसमें बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का आपको सूत्र पता है BaCl2। इसकी संयोजकता 2 है, तो 2 इसके साथ जुड़ेंगे। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्पाद क्या बने? बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaSO4, और हमारा क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl।
क्योंकि पोटेशियम की संयोजकता 1 है, इसके साथ एक ही क्लोराइड जुड़ेगा। अब देख लेते हैं, बेरियम इधर 1 इधर 1, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर 2 इधर 1 ही है, तो 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। K2 पोटेशियम इधर 2 इधर भी 2 हो गए, बिल्कुल सही। SO4 पूरा लेते हैं, इधर 1 इधर भी 1, तो ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। अब इसमें प्रश्न नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। इनके लिए हमें संतुलित समीकरण लिखना है और ये कौन सी हमारी अभिक्रिया है ये भी हमें बताना है। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, उत्पाद पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। तो देखिए यहां पर हम 8वां कर लेते हैं। अब 8वें का पहला क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr और बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। एक बेरियम के साथ 2 आयोडाइड जुड़ते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता बेरियम की 2 है और आयोडीन के ऊपर आयोडीन की संयोजकता 1 ही होती है, इसके कारण एक बेरियम के साथ 2 I2 जुड़ते हैं, ठीक है, आयोडीन। ये बेरियम आयोडाइड बन गया। पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 इसकी भी 1, तो एक पोटेशियम के साथ एक ही आयोडीन जुड़ता है। और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, बेरियम की संयोजकता 2 है, ब्रोमीन की 1, तो एक बेरियम के साथ 2 ब्रोमीन जुड़ते हैं, ठीक है। देख लेते हैं संतुलित है या नहीं। इधर पोटेशियम 1 इधर पोटेशियम 1, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो इधर ब्रोमीन 1 इधर ब्रोमीन 2, इधर 2 करने पड़ेंगे, 2 कर दिए मैंने। अब इधर 2 किया तो मैंने पोटेशियम 2 हो गए, इधर भी पोटेशियम 2 कर दिए। अब देखिए दोबारा से पोटेशियम 2 बेरियम 2 Br2 ब्रोमीन, ब्रोमीन इधर 2 Br2 इधर भी ब्रोमीन 2 और बेरियम इधर 1 इधर 1, कोई दिक्कत नहीं। I2 आयोडीन इधर 2 इधर भी आयोडीन 2, संतुलित है। अब ये संतुलित समीकरण तो हमने लिख दी। अब ये कौन सी क्रिया है, अब आप इसमें देख सकते हैं, पहले KBr था अब Ki है, पहले BaI2 था अब BaBr2 है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इधर बेरियम आयोडाइड से बेरियम ब्रोमीन के साथ जुड़ा, इधर KBr से पोटेशियम ब्रोमाइड से जो पोटेशियम है वो I2 के साथ जुड़ा। देख सकते हैं आप, इसने क्या किया, पोटेशियम जो आयन है वो इसको दे दिया, आयोडीन के साथ पोटेशियम जुड़ गया। इधर से जो बेरियम आयन है वो इसने इसे दे दिया, ब्रोमीन के साथ जुड़ गया। तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और आयनों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया में होता है, द्विविस्थापन क्रिया। तो ये हमारी द्विविस्थापन क्रिया है। अब इसमें बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। इससे क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए जिंक इधर भी 1 इधर भी 1, कार्बन इधर 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 3 1 और 2 3, तो सारे संतुलित हैं, संतुलित करने की जरूरत नहीं। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सी क्रिया है, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है जो जिंक कार्बोनेट है वो टूट रहा है और टूटकर जिंक कार्बोनेट मतलब जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो जिसमें ये अभिकारक टूटते हैं वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें जिंक कार्बोनेट का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ये टूट रहा है और 2 उत्पाद बना रहा है। एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया। तीसरा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन 2 इधर 1 तो 2 लगा दूं, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 सिंपल हो गई। अब इसमें आप देखिए साफ दिख रहा है, इसमें 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी क्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में जुड़ते हैं एक उत्पाद बनाते हैं वो क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया है। डी, ये आपको देखते ही पता लग जाता है। अगली है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कंकाली हम लिख रहे हैं अभिक्रिया। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2
प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस क्रिया में आप देखिए Mg इधर एक, इधर भी एक, हाइड्रोजन इधर एक, इधर दो, क्लोरीन इधर एक, इधर दो। अब क्या करना पड़ेगा, जब ये दो है इसको भी दो करना पड़ेगा, क्लोरीन इधर दो है, ऑटोमेटिकली दो हो गए। तो Mg एक, Mg एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन एक, दो से गुणा है तो दो, क्लोरीन इधर भी दो, संतुलित हो गई। अब ये क्रिया देखिए, इस क्रिया में क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है वो HCl से हाइड्रोजन को हटा रहा है, उसकी जगह ले रहा है। तभी तो देखिए क्लोरीन से भी क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और इधर क्लोरीन से क्या जुड़ा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, ये हाइड्रोजन को अकेला कर दिया, हटा दिया। तो ये कैसी क्रिया है, ये विस्थापन क्रिया है, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नीशियम होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्लोराइड से विस्थापित कर दिया और अपने क्या क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लिया। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें नोवा क्वेश्चन 9th, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ऊष्माक्षेपी यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निकलती है, उत्पाद के साथ ऊर्जा भी निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। और ऊष्माशोषी यानी वो क्या कर रही है, ऊष्मा को यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिकारकों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिख भी रखा है, ऊष्माक्षेपी। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादकों के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादकों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा निकले या फिर ऊर्जा निकले। तो उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक गैस का दहन, जब प्राकृतिक गैस यानी मीथेन CH4 जिसको कहते हैं, जब इसका दहन होता है तो इसमें ऊष्मा निकलती है। तो ये किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मीथेन इसका उदाहरण, दहन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना हमारा। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा इस्तेमाल की जा रही है, या सूर्य का प्रकाश तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या विद्युत बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है अभिकारकों को तोड़ने के लिए जिससे उत्पाद बन जाए। तो इसमें ऊर्जा यूज की जा रही है, ऊष्मा इस्तेमाल की जा रही है, तो ये कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना। यह सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, इस सिल्वर क्लोराइड को तोड़ देता है। ये सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, इस अभिकारकों को तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल किया जाएगा। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है जिससे सिल्वर बनता है और क्लोराइड बनता है, क्लोरीन बनता है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत है और उसमें ऊष्मा निकल रही है उत्पाद के साथ। अब ये देखिए 10वां क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। जो श्वसन क्रिया होती है मनुष्य में या फिर किसी भी जानवर में, ऑर्गेनिज्म में, तो ये श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसे क्यों कहते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर यह है, सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। जैसा कि आपको पता है मनुष्य में भी और सभी जीवों में क्या होगा, जो ग्लूकोज होता है वो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और इस क्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा निकलेगी। इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम श्वसन है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। तो मनुष्य के अंदर या जीवों के अंदर जो ये विशेष दहन हो रहा है,
ये जो ग्लूकोज का दहन हो रहा है ये क्रिया कहलाती है श्वसन क्रिया, और इस अभिक्रिया में ऊर्जा भी निकल रही है। अतः इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा आपको पता है जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी वो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। और इसमें क्या हो रहा है, मनुष्य के अंदर या सभी जीवों के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा भी निकालता है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी ही क्रिया होती है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है।